हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 टू ऑनवर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है reaction by which benzaldehyde cannot be prepared। क्वेश्चन समझ गए आप? क्वेश्चन ये है कि ये 4 रिएक्शन दी गई है और कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके द्वारा आप बेंजल्डिहाइड को नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन। बेटा, फर्स्ट जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये कौन सी रिएक्शन है, पहचानो। ये है बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर आपको याद हो तो ये है आपकी गटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे रिएक्शन होती है। ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन पे रिएक्शन कराएंगे किसकी? CO प्लस HCl की। देखो ये बेटा, इसमें क्या होता है, जो CO प्लस HCl ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेंगे? HC डबल बॉन्ड OCl। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये बना लेंगे। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो आपको पता है इसमें क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 भी है। तो फर्दर जब एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे है तो वो क्या करेगा, इसको ले लेगा। ये क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 के पास चला गया, ये ग्रुप बचा, ये ग्रुप क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, सभी को पता है कौन सा है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमारी ए रिएक्शन थी। बी वाली रिएक्शन क्या है? बी वाली रिएक्शन देखो बेटा, एसिड पे रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl। और आपको पता हो कि जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl किस में यूज होता है, तो बेटा ये यूज होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में। क्लीमेंसन रिडक्शन में ये यूज होता है। और आपको पता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। जब ये ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको क्या लग रहा है कि एल्डिहाइड बनेगा। मैं इस ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखो आप, CH2OH। क्या ये एल्डिहाइड है? नहीं, ये तो अल्कोहल है और हमें क्या चाहिए था, बेंजल्डिहाइड चाहिए था। तो इस रिएक्शन में आपका बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। पर बेटा इन दोनों रिएक्शनों की भी बात कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है आपका, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। आपको पता हो उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ये जो रिएजेंट है और ये सबस्ट्रेट है, ये किस रिएक्शन में यूज होता है, तो आपको याद होगा कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। क्लियर? और इसमें क्या होता है, इसके मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। ये जो CH3 ग्रुप होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, जो CH3 रखा गया है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है बस। तो क्या ये भी बेंजल्डिहाइड है, तो C से भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4। और आपको याद हो तो ये है आपका रोजेनमुंड रिडक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो आपका ये कंपाउंड है ये रोजेनमुंड रिडक्शन में H2 इन द
पैलेडियम BaSO4, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये Cl होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजल्डिहाइड में। क्लियर? तो यहां भी बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज। ये एक रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन 50% के वजह से करा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या ये बेटा कार्बोनिल कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड है, हाँ बिल्कुल कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको याद होगा ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही वेल नोन नेम्ड रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है बेटा? आपको पता है ये D18 रिएक्शन भी है, इसको डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन भी कहते हैं। रीजन ये है कि इसमें क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल है या फिर एक मोल जो है सबस्ट्रेट का, उसका तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का जो होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। और ये ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बना लेता है? साल्ट बना लेगा। समझ गए आप? ठीक है, तो इसका हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। एक मॉलिक्यूल ये ले लिया हमने, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया है इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, जब बेटा इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। और चूंकि उसमें क्या है, साल्ट मौजूद है, तो H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो भी है, जैसे इसमें KOH मौजूद है तो K क्या करेगा, यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, सीधा सीधा इसका साल्ट बन जाएगा। तो देखो ये बेटा बन गया, ये हो गया COO। हम इसको रहने देते हैं, K से अटैच भी करा देते। क्लियर? और यहाँ पे हो जाएगा C। ऑक्सीडेशन से ये बना, रिडक्शन से बेटा क्या बनेगा? आपको पता है जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। तो इसको हम रिड्यूस करा ले रहे हैं एल्कोहल में, ये हो गया CH2OH और ये C। तो इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा और ये बनेगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में देखो बेटा एल्कोहल बन रहा है, ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन तो बन रहा है, लेकिन देखो बेटा इसमें एक CH2 ग्रुप और इंक्लूड हो जा रहा है, जबकि अपने प्रोडक्ट में क्या है, डायरेक्ट ये बन रहा था, तो ये गलत होगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखो एल्कोहल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं, क्या ये एल्कोहल हमसे मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या Cl मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। और ये Cl, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर ये K+ तो नहीं मैच कर रहा है। अरे बेटा ये K+ इन्होंने नहीं लिया है, केवल आयन को लिया है ऑप्शन में, तो आप भी सिर्फ आयन को ही लोगे, न कि इसके साथ K+ को शो करोगे। क्लियर? इसके लिए कंफ्यूजन आप बिल्कुल ना पालें। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमसे मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी देख लेते बेटा, OH है, यहाँ Cl होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, acetone is treated with excess of ethanol in the presence of hydrochloric acid. The product obtained is, किसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं? एसीटोन की। बेटा ये होता है एसीटोन। क्लियर?
ये हो गया आपका एसीटोन। ये हो गया एसीटोन। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? इथेनॉल से। तो आपको इथेनॉल कैसा एक्सेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल यहां लेना पड़ेगा। और यहां से क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। CH2CH3। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? अच्छा बता, इसका नाम पता है आपको? इसको बोलते हैं हम कीटल। क्लियर? तो कीटल का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच कर रहा है नहीं, सेकंड भी नहीं, सी ऑप्शन ये तो मैच कर रहा है लेकिन यहाँ एच नहीं होगा, क्या इथाइल होगा? तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय। ठीक है, 2 एल्डिहाइड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इन दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन 4 टेस्टों को देखने के बाद। तो बेटा सबसे पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? फर्स्ट वाले का। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा सेकंड वाले मॉलिक्यूल का। पहले तो ये जान लो कि ये जो एल्डिहाइड है कैसा एल्डिहाइड है? एलिफैटिक एल्डिहाइड है। और ये भी क्या है? एलिफैटिक एल्डिहाइड है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ये एलिफैटिक क्यों होगा? तो देखो बेटा, अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप डायरेक्ट इस रिंग से अटैच्ड होता तब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता। क्योंकि ये डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है, इसके बीच में एक कार्बन है, इस वजह से ये भी एल्डिहाइड कैसा है? एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। समझ गए आप? तो देखो, जब दोनों एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं तो आपको पता है बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट एल्डिहाइड देता है। चूंकि दोनों एल्डिहाइड हैं, ये तीनों टेस्ट देंगे तो हम इसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे इन तीनों से। ठीक है, तो ना बेनेडिक्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ना टॉलेंस से कर सकते हैं, ना ही फेहलिंग से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एरोमेटिक होता, मान लो आप कि दूसरा वाला एरोमेटिक होता, तो जो एरोमेटिक होता वो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देता और फेहलिंग टेस्ट भी नहीं देता। टॉलेंस तो दोनों देता है, एलिफैटिक भी देता है और एरोमेटिक भी देता है। ठीक है, लेकिन फेहलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। ठीक है, अब आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के 3 तो कैसे गलत हो गए समझ में आ गया। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताया था बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो बेटा ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, लेकिन इस पे चेक करें, क्या ये ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ पे देखो CH3C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, नहीं, ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? तो एक दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा है, तो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका नहीं बनेगा, तो हम इसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए ट्राइक्लोरिक एसिड, 3 क्लोरीन लगेगा बेटा यहाँ पे, और ये हो गया COOH। इसको क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बी बना लेते हैं बेटा, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ये हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन और यहाँ पे होगा COOH। ठीक है, C बना लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH और D बना लेते हैं, क्या होगा, D है आपका फॉर्मिक एसिड HCOOH। क्लियर। अब मैं बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो सबका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा। यही तो बनेगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बता दूं बेटा कि जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी वो मेरे पीछे के वीडियो लेक्चर जरूर देखें। पिछले के वीडियो लेक्चर देखोगे आप तो बेटा आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें ये चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। ठीक है, तो आप वहां से इसको गो थ्रू होके आओ तो आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पर मैं चूंकि मैं पीछे बता चुका हूँ तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्विकली करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ये बन गया। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो ग्रुप लगा है ये कौन सा ग्रुप है, ये है बेटा माइनस आई ग्रुप। ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, यहाँ 3 माइनस आई ग्रुप है तो ये क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ भी कितने हैं, 3 माइनस आई ग्रुप है तो ये भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब आते हैं सी वाले में, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये है आपका प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है तो ये जो होगा इसकी स्टेबिलिटी को ये कम करेगा। बात यहाँ करते हैं, यहाँ पे तो बेटा कोई नहीं है, न कोई एनहांसिंग ग्रुप है न डिक्रीजिंग ग्रुप है, ये स्टेबिलिटी को न बढ़ाएगा न घटाएगा। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, सी सबसे कम स्टेबल होगा। जब सी सबसे कम स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि मैं बताया हूं कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो सी तो कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है पर ये कांस्टेंट है तो इसके बाद आएगा हमारा डी। अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में देखो बेटा, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे माइनस आई पावर। जिसकी माइनस आई पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, जिसकी माइनस आई पावर कम होगी वो कम स्टेबलाइज करेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन में आपको पता है कि जो फ्लोरीन की माइनस आई पावर होती है ये क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो जब ऐसा कुछ है तो जाहिर सी बात है जिसमें फ्लोरीन लगा है ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। तो मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, बी, उसके बाद ए। और आपको पता है जो आयन का स्टेबिलिटी या कंजुगेट बेस की जो ऑर्डर होगा वही आपके एसिडिटी का ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, बी एसिडिक होगा, देन ए एसिडिक होगा, देन डी होगा, देन सी होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा अभी कुछ देर पहले ही मैं आपको बताया हूं ये कौन सी रिएक्शन है, सभी को पता होगा, रोजेनमुंड रिएक्शन। और इसमें क्या बनता है, सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड बना दो बेटा, इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है, कोई डाउट नहीं। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, बेंजल्डिहाइड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और ये बन रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से करा रहे हैं और ये कंपाउंड बन रहा है। मैं आपको पहले ही बताया था बेटा कि जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव से अगर आप कराओगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, बाद में वाटर एलिमिनेट हो जाता है। देखो यहाँ भी वही हो रहा है, सबसे पहले क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और बाद में यहाँ पे देखो वाटर रिमूव हो गया है। एक्चुअली पिक्चर ये आई है, तभी तो ये दोनों डबल बॉन्ड से बाइंड अप हो गए हैं। ठीक है, तो किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो हमारा आंसर कौन सा होगा,
डी इज द राइट आंसर। इस रिएक्शन के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे सिर्फ रिवीजन भर था इसका। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली। आयोडीन एंड एल्कली, ये हो गया आयोडीन और मान लिया हमने ले लिया NaOH हो गया एल्कली। और जैसे ही ये रिएजेंट दिखा आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अरे यार ये तो लग रहा है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब दो ग्रुप होने चाहिए, या तो ये ग्रुप होना चाहिए या फिर ये ग्रुप होना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब सभी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन होगा जो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो सबसे पहले एस्टोफिनोन को बना लेते हैं। ये हो गया बेटा एस्टोफिनोन का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा एस्टोफिनोन। बी बना लेते हैं मिथाइल एसीटेट, ये हो गया आपका मिथाइल एसीटेट बेटा। सी एस्टामाइड बना लेते हैं, ये हो गया आपका एस्टामाइड। और डी 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया आपका 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। ये चार हमने स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अब आपको बताना है कि कौन है जो इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो बात करते हैं बेटा, देखो मैं आपको पहले बताया था कि ये जो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है ये तो देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो लगा है ये कौन सा है, बेंजाइल ग्रुप है। और जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, लेस एसिडिक होता है कंपेयर टू मिथाइल। ठीक है, पर ये जो है, ये जो कंटेनिंग ग्रुप है, ये हो गया और ये दोनों क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। अब बचा ये, तो ये भी क्या इसके पास ये ग्रुप है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर? पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये जो ग्रुप है जी, ये कौन सा ग्रुप नहीं होगा जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये मैं पहले ही आपको लिखा चुका हूं। ठीक है, तो बेटा उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन को डिटेल में बताया। ठीक है, तो ए भी देगा और डी भी देगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए एंड डी बोथ। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन लगा लो, दोनों का एक कोई ना कोई करेक्ट आंसर मिल जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाने वाले। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल आसान है, जब हम किसी कीटोन पे क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं और आपको पता होगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl लिया जाता है और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपली CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, जिंक अमलगम विद HCl, B is the right answer. Next question. In a set of reaction, meta-bromobenzoic acid gave a product D. Identify the product D is. ये है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से, फिर B बना, फिर भी उस B की रिएक्शन अमोनिया से कराया, फिर C बना, फिर उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH in the Br2। ठीक है, और पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बनाते हैं बेटा। ये है, आप देखो डबल बॉन्ड OH, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड है, यहां से क्या होगा, Cl आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ ऐड होगा, ये बॉन्ड ओपन होगी, क्लोज होगी और ये रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू एलिमिनेशन, SN
AE। क्लियर? और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये बन गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका B। अब इस पे किसकी रिएक्शन करा रहे हैं ये? इस पे इन्होंने अमोनिया की रिएक्शन कराई। अमोनिया भी क्या हुआ, ये ऐसा नहीं शो करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा और ये लीव कर जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? अब ये क्या हो गया आपका C हो गया। ठीक है, अब C पे वो क्या कर रहे हैं, NaOH Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं। और आपको याद है या फिर आपको रिमाइंड कराऊं मैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? एमाइड पे, एमाइड ही तो है, एमाइड पे बेस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन कम का क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है बेटा। ठीक है, जब भी आपको हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन दिखे तो जितने पेरेंट सबस्ट्रेट में कार्बन है उससे एक कार्बन कम का आप एमीन बना लो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कार्बन रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा आपका NH2। अब बेटा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यही होना चाहिए। लेकिन देखो मैंने क्या है, शुरू से ही Br अटैच नहीं किया है। देखो Br के साथ कोई चेंज नहीं होगा, Br ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं इस रिंग के कॉन्जुगेशन में है, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे Br अटैच्ड होगा। ठीक है, यही हमारा D होगा। अब चेक कर लेते हैं, चेक करोगे आप पाओगे कि C इज द राइट आंसर, यही एक राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तीन कंपाउंड दिए गए हैं, इन तीनों को देखने के बाद आपको आइडिया लग जा रहा है कि ये सभी क्या हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है। और ये जो है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, फिनाइल आयन, इसमें न्यूक्लियोफाइल है। तो ये किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। और मैं आपको बताया हूं बेटा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अगर कार्बोनिल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की कैरेक्टर ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये कहां पे अटैक करेगा, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो ये तो बेटा ओपन ग्रुप है, मैं इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूं, जो थर्ड वाला है, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया बेंजीन रिंग सेलेक्ट। ठीक है, अब देखो बेटा ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज की डेंसिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे बेटा दो दो प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, जब दो दो प्लस आई ग्रुप है तो क्या करेंगे, ये चार्ज की डेंसिटी को और कम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तब तो कहोगे कि सर ये माइनस आई ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को
बढ़ाएगा। लेकिन बेटा ये गलत है। अब कहोगे गलत क्यों है? देखो बेटा, ये जो रिंग है इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है, और जब ये रिंग कॉन्जुगेशन में है तो ये क्या हो गए, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रोटेट कर रहे होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे तो आपको पता है कि यहाँ तो चार्ज ड्रास्टिकली कम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज कर रहा है इधर से भी और इधर से भी। समझ गए आप? तो यहाँ पे आप रेजोनेंस को प्रीफर करोगे ना कि माइनस आई को। क्लियर? तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज थर्ड पे है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? थर्ड की। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कम किस पे है? सेकेंड पे, एंड देन फर्स्ट पे। तो हमारा ऑर्डर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the compounds given in list first with the list second and select the suitable option using the code given below। ये सब दिया गया और पूछ रहे हैं कि कौन सा किसके लिए है। ठीक है, तो पहले तो बता दे बेटा कि आपको पता होगा बेंजोइन कंडेंसेशन। मैं सेकंड से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है? देखो, बेंजोइन कंडेंसेशन ये होता है बेटा कि जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड लेते हैं, किसके प्रेजेंस में? KCN इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो हमें बेंजोइन मिलता है, और बेंजोइन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी रिंग अटैच हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेंजोइन। ठीक है, ये हो गया बेंजोइन। तो हमें पता चल गया कि बेंजल्डिहाइड किसके लिए यूज होगा? बेंजोइन के लिए। तो हमको इससे मैच करा दिया। फर्स्ट है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन को कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखो फिनोप्थलीन को बनाने का तरीका है बेटा कि सबसे पहले क्या करेंगे हम कि थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम फिनॉल से कराते हैं तो फिनोप्थलीन बनता है, और वो रिएक्शन कैसे होती है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हो आपका थैलिक एनहाइड्राइड। जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? फिनॉल से। तो यहां दो मॉलिक्यूल फिनॉल का यूज होता है। ठीक है, ये हो गया OH, और एक बेटा यहाँ पे H होगा, OH, और यहाँ पे H होगा। अब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एक फिनाले ग्रुप इससे जुड़ जाएगा और दूसरा फिनाले ग्रुप इससे जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा आपका क्या? फिनोप्थलीन। इसी को बोलते हैं हम फिनोप्थलीन। और ये किसमें यूज होता है? आपको पता होगा, एसिड बेस इंडिकेटर में यूज होता है। समझ गए आप? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको डिलीट कर दूं, फिर आगे के दो कंपाउंड बने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एंड फ्रीज रीअरेंजमेंट के बारे में बात कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बेटा? चलो अब नेक्स्ट थर्ड है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन क्या होता है बेटा? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होता है मिथाइल सैलिसिलेट। बेंजल्डिहाइड को मैंने बताया था बेंजोइन कंडेंसेशन। थैलिक एनहाइड्राइड से क्या बन जाएगा? फिनोप्थलीन बन जाएगा। और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कैसे होगा बेटा? ये होता है मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, और इसका यूज बाम में भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। क्लियर? अब आता है फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्री रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेटा? फ्री रीअरेंजमेंट में होता है कि एक पूरा ग्रुप क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। और फ्री रीअरेंजमेंट कौन देगा?
फिनाइल बेंजोएट क्या करता है, फ्रीज रीअरेंजमेंट देता है। क्लियर? तो ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, चेक कर लेते हैं। ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड। ये चेक करते हैं तो आप पाओगे कि डी से हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organic compound A on treatment with NH3 give B, which on heating gives C. C when treated with Br2 in the presence of KOH produces ethylamine. Compound A is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कंपाउंड ए है, इस पे रिएक्शन किसकी हुई, अमोनिया की हुई, तो कंपाउंड बी बना। जब बी को हमने हीट किया तो कंपाउंड सी बना, और सी पे हमने क्या किया, NaOH की रिएक्शन कराई, तो क्या बना, हमें इथाइलेमिन मिला। और इथाइलेमिन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। तो पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या है, क्वेश्चन समझ गए आप? अब देखो बेटा, आपको पता है कि जो डी बन रहा है वो क्या बन रहा है, इथाइलेमिन बन रहा है। ये प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन किससे मिलके बन रहा है, NaOH से, और कोई सबस्ट्रेट है। आपको पता है कि ये जो सबस्ट्रेट है इसको हम क्या कहते हैं, ये है आपका हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमीन बनती है, और वो किस पे रिएक्ट कराते हैं, वो कराते हैं आपका एमाइड पे। और ये एमाइड कैसा होता है, 1 कार्बन मोर एमाइड होता है। मैं आपको अभी पहले ही बताया हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि जब भी हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन से हम एमीन बनाएंगे तो 1 कार्बन लेस का क्या बनाएंगे, एमीन बनाते हैं। तो जब जो एमीन बना है तो आपको पता है जो एमाइड होगा इससे 1 कार्बन मोर का एमाइड होगा, तो 1 कार्बन मोर एमाइड बना देते हैं। तो ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर? ये हो गया आपका एमाइड। अब बेटा ये कह रहे हैं कि एमाइड बना कैसे होगा, तो बेटा आप क्या करते हैं, बैक जाने के कंपेयर में इधर से आ जाते हैं। ये देख लो, कोई ए है, इस पे अमोनिया की रिएक्शन हुई है, फिर हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है। आपको पता है कि जब एसिड पे हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की, तब जाके एमाइड बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड। इस पे किसकी रिएक्शन कराई हमने, अमोनिया की। जब आप अमोनिया की रिएक्शन कराओगे तो ये पता है एसिडिक हाइड्रोजन ये क्या करेगा, इससे बाइंड अप हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH4+। यही तो होगा। और आपको पता है जब इसको हम हीट करेंगे तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा। तो हमारा C तो ये था, कंपाउंड B था ये, और कंपाउंड A क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, D इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reactions will not result in the formation of कार्बन कार्बन बॉन्ड। 4 रिएक्शनें दी गई हैं और पूछ रहे हैं कि इन चारों में से किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। तो बेटा हम एक एक रिएक्शन को आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन की। तो बेटा रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, मैं सीधा सबस्ट्रेट को बना रहा हूं। देखो रीमर टीमन रिएक्शन में ये होता है कि हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये होता है, ये हो गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, ये बनता है रीमन टीमन रिएक्शन में होता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन में होता है कि कोई भी एलिफैटिक या नॉन एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो उसके 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, और उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। ठीक है,
जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है एसिड बनेगा, पर वो एसिड के फॉर्म में नहीं रहता है, आयन के फॉर्म में रहता है। और जब रिडक्शन होगा तो इससे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी वुड्स रिएक्शन। आपको वुड्स रिएक्शन बताया है कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर करते हैं तो क्या होता है, ये ग्रुप पूरा रिमूव हो जाता है और ये दोनों जो एल्किल हैलाइड हैं, जो इसके एल्किल ग्रुप है, वो आपस में बाइंड कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेटा होता है कि इसमें भी कोई भी हमने क्या ले लिया, जैसे बेंजीन ले लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराया हमने, इससे कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये Cl को ले लेगा, ये साइलियम आयन इस पे अटैक कर देगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं ऊपर करा दे रहा हूं बेटा, C डबल बॉन्ड O CH। ठीक, अब बात करते हैं कि तो देखो बेटा ऑप्शन ए में देखो, क्या इसके और इस कार्बन के बीच क्या बॉन्ड बना है, बिल्कुल। यहाँ देखो कार्बन कार्बन बीच के बाद बॉन्ड बना है। ये कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, तो इसमें तो बन रहा है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी में देखो, क्या इन दोनों मॉलिक्यूलों के बीच में कोई बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है। देखो ये इंडिपेंडेंटली ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये भी इंडिपेंडेंटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों बॉन्डेड नहीं है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं हो रहे हैं कार्बन से, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। समझ गए आप। बाकी भी चेक कर लेते हैं। वुड्स रिएक्शन देखो, क्या ये दोनों जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड है। फ्रीडल क्राफ्ट में देखो, क्या ये इससे बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच्ड हो रहा है, जब ये अटैच्ड हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होगी ही, तो इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसलिए ये भी गलत है, और इसमें भी है तो इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटामाइड इज treated with the following reagent separately, which one of these would yield methylamine? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, एसिटामाइड की रिएक्शन कराते हैं, और आपको पता होगा कि ये होता है एसिटामाइड, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं बेटा कि किससे कराएं कि हमें मिथाइलेमीन मिल जाए। और जैसे ही मिथाइलेमीन की बात आई, एमाइड है, एमीन बना रहा है, तो क्या कराना पड़ेगा, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन करानी पड़ेगी। और हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन में क्या आप यूज करते हो, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। तो आपको पता है जो प्रिंसिपल जो पेरेंट एमाइड होता है उससे 1 कार्बन लेस का एमीन बन जाता है। यहाँ 2 कार्बन का एमाइड है, यहाँ 1 कार्बन का एमीन बन गया। तो इस सबस्ट्रेट पे जो रिएजेंट यूज होगा वो कौन होगा, NaOH Br2। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, E is the right answer. Next question, among the given compounds the most susceptible to nucleophilic attack at the कार्बोनिल ग्रुप इज। ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए मोस्ट ससेप्टेबल होगा। तो देखो बेटा, इस रिएक्शन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पे मैं सीधा इसकी एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, वो बेटा रिमाइंड कर लो, आपको वो याद भी रहेगी आपको आसानी से। और क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये अभी तो पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट ससेप्टेबल होगा, कभी कभी क्या इन चारों को दे देता है और क्या पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है बेटा,
ट्रिक का नाम है करीना आंटी इधर आओ। ठीक है, अब देखो, करीना आंटी इधर आओ, ये हमारी ट्रिक का नाम है। अब करीना का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा है, आंटी का उससे कम, इधर का उससे कम, और सबसे कम आओ का। लेकिन करीना है कौन, करीना है आपकी बेटा एसिड क्लोराइड। क्लियर, आंटी कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। इधर क्या है, एस्टर, और आओ क्या है, एसिड एमाइड। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, एसिड क्लोराइड होगा, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड होगा, और उसके बाद क्या होगा, एस्टर होगा। सबसे कम ससेप्टेबल आपका एमाइड होता है। समझ गए बेटा, ये ट्रिक अगर आप याद कर लोगे, क्वेश्चन में आया तो आपको कॉन्सेप्ट लगाने से ज्यादा बेहतर है कि इस ट्रिक को याद कर लो। बाकी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं उसको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सीधा सीधा ये ट्रिक अगर याद कर लो आप, अगर ट्रिक याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी, और बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, तो आप बताओ सबसे मोस्ट एक्टिव कौन है, एसिड क्लोराइड। तो मोस्ट ससेप्टेबल कौन होगा, एसिड क्लोराइड। दिस इज द एसिड क्लोराइड, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन नंबर 16 to 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर में बेटा मैं आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार आपको कहता हूं कि बेटा कमेंट जरूर करें आप, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो मुझे प्रोत्साहित करेगा कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो थैंक यू।